हाय स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे खरपतवारों की वर्गीकरण के बारे में कि खरपतवारों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। जैसे जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण था और उसके बाद में फसल संबंध के आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे और बीज पत्र के आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे। इसके आगे हम पढ़ते हैं फसल बंदी खरपतवार, क्रॉप बॉर्न वीड। मतलब हम पढ़ेंगे CLOS, मतलब इस नियम से पढ़ेंगे कि ये खरपतवार किस प्रकार होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछता है कि पूर्ण जड़ प्रजीवी कौन सा होता है, अर्ध प्रजीवी कौन सा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं इसमें CLOS मतलब क्लो तो नियम है, इसके आप देखते हैं तो सी का होता है कस्कुटा रिफ्लेक्सा। क्या होता है इसका? कस्कुटा कस्कुटा रिफ्लेक्सा। कस्कुटा रिफ्लेक्सा, इसको कहते हैं हम अमरबेल। क्या कहेंगे इसे हम? अमरबेल कहते हैं इसको। कस्कुटा रिफ्लेक्सा अमरबेल तो कैसा है? पूर्ण तना परजीवी। कैसा है? पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी क्या है? खरपतवार है। मतलब कस्कुटा जो रिफ्लेक्सा होता है, जो अमरबेल होती है, वो कैसा खरपतवार है? पूर्ण तना परजीवी। मतलब इसमें सी से बनता है कस्कुटा रिफ्लेक्सा, इसे बोलते हैं अमरबेल, या इसे हम कह सकते हैं डोडर। क्या कह सकते हैं? डोडर। तो कैसा है? पूर्ण तना परजीवी क्या है? खरपतवार है। और इसकी जो पोषी फसल होती है, पोषी फसल, पोषी फसल है इसकी रिंचिका। कौन सी होती है? रिंचिका। इसके साथ में हो सकता है जैसे सोयाबीन भी हो सकता है, दालें भी हो सकती है, मिर्च भी हो सकती है। इसकी पूर्ण तना परजीवी खरपतवार, मतलब ऐसे खरपतवार जो तने से क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण तना परजीवी खरपतवार। तो कस्कुटा रिफ्लेक्सा जो अमरबेल, कौन सा है? अमरबेल, इसे कहते हैं हम डोडर। क्या कहेंगे उसे? डोडर कहते हैं। कैसा कीट है ये? पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। फसल पोषी कौन सी है इसकी? रिंजका। कौन सी है? रिंजका। इसके बाद में आता है लोरेंथस। कौन सा आता है? लोरेंथस। लोरेंथस, इसको कह सकते हैं डेंड्रोपंथी। क्या कहेंगे इसे हम? डेंड्रोपंथी। पोषी फसल की बात करूं मैं, तो पोषी जो फसल है इसकी वो होगी आम। आम या हो सकती है टिक या चार। जो मुख्यतः होती है बागवानी फसलें। कौन सी होती है? बागवानी। बागवानी फसलें होती है मुख्यतः। लोरेंथस जो कैसा है? अर्ध तना परजीवी। तना परजीवी कैसा है? अर्तना परजीवी खरपतवार है। कौन सा? लोरेंथस। फसल पोषी कौन सी होगी? आम, टिक, चाय या बागवानी फसलें। ठीक है, तो कैसा है? अर्तना परजीवी। तो दो तो क्या हो गए ये? तना परजीवी, मतलब जो तना परजीवी है, और अब दो कौन से होंगे? जड़ परजीवी। अब आता है ओरोबेंकी। ओरा बेंकी, इसको वो क्या कहते हैं? बुमरेट। क्या कहेंगे इसे? बुमरेट। पोषी फसल, पोषी फसल होगी इसकी कौन सी? पोषी फसल है इसकी सरसों व सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी कुल की फसलें। ओरोबंकी। सरसों क्या होता है? ये प्रमुख खरपतवार है, जो जेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से सरसों का प्रमुख कौन सा होता है? ओरोबंकी। कौन सा होता है? ओरोबंकी। ये कैसा खरपतवार है? पूर्ण जड़ परजीवी। कैसा है? पूर्ण जड़ परजीवी। कैसा है ये? पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है।
कौन सा? ओरोबंकी। फसल पोषी कौन सी होगी? सरसों सोलनेसी कुल की फसलें। कैसा है? पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। इसके बाद में आता है स्ट्राइगा। कौन सा आता है? स्ट्राइगा। इसे कहते हैं हम विच वीड, विची वीड, या कह सकते हैं इसे रूखड़ी। क्या कहेंगे इसे हम? रूखड़ी कह सकते हैं। ये कौन सा होगा? अर्ध जड़ परजीवी, जड़े परजीवी, अर्ध जड़े परजीवी खरपतवार कौन सा है? स्ट्राइगा, विचवीड, या कहेंगे इसे रोकनी। अब इसकी पोषी फसल की बात करूं तो होता है ज्वार, बाजरा, या होती इसमें मक्का। देखो, तो ये हो गए आपके 4 CLOS। इस नियम से हम समझते हैं कि फसल से बंधे खरपतवार कौन कौन से होते हैं। पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी और अर्ध जड़े परजीवी। अब जैसे बाथरूम में कसकुटा जो रिफ्लेक्सा होती है, जो अमर बेल, कौन सा होता है? अमर बेल। जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे डोडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम डोडर कहते हैं। फसल कौन सी होगी इसकी? रिंजिका होगी। अब इस अमर बेल खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो हम खरपतवारनाशी काम में लेते हैं वो लेते हैं पैराक्वाट या ग्लाइफोसेट। कौन सा काम लेंगे? पैराक्वाट या ग्लाइफोसेट। तो जेट एग्जाम में कई बार ICR में एग्जाम पूछा गया प्रश्न है कि रिंजिके की फसल में अमर बेल को नष्ट करने के लिए कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? तो वहां काम कौन सा लेंगे? पैराक्वाट काम ले सकते हैं, या ले सकते हैं ग्लाइफोसेट काम में ले सकते हैं। तो अमर बेल कैसा है? पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। इसके बाद में आता है अर्ध तना परजीवी लॉरेंथस। पोषी फसल कौन सी होगी? आम, चिक या चाय या बागवानी। कैसा है? अर्ध तना परजीवी खरपतवार है। इसके बाद आता है पूर्ण जड़ परजीवी, मतलब ऐसे खरपतवार जो पौधे की जड़ों से करते हैं पोषण प्राप्ति करते हैं, जैसे ओरोबंकी। फसल कौन सी होगी? सरसों सोलनेसी कुल की फसलें। कैसा खरपतवार है? पूर्ण जड़ परजीवी। इसके बाद में आता है अर्ध जड़ परजीवी स्ट्राइगा, इसे बोलते हैं विच वीड, या कहते हैं इसे रोकड़ी। ज्वार, बाजरा या मक्का से क्या है? पोषी फसल है। तो ये तो हो गए फसल से बंधे हुए खरपतवार। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अमर बेल किस प्रकार का खरपतवार है। अगर आपको नियम याद है CLOS तो आप पहचान लोगे। कैसा है? पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। कैसा है? पूर्ण जड़ परजीवी। C से क्या बना? कसकुटा रिफ्लेक्सा। L से क्या बना? लॉरेंथस। O से क्या बना? ओरोबंकी। S से क्या बना? स्ट्राइगा। आगे बात समझ में? ये तो है फसल से बंधे हुए खरपतवार। अब इनको हम चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए, चाहे पोषी फसल पूछे, चाहे तो वो खरपतवार के बारे में पूछे कि कैसा है? पूर्ण तना परजीवी है या अर्ध तना परजीवी है, या पूर्ण जड़ परजीवी है या अर्ध जड़े परजीवी है। दो तो कैसे हैं? तना परजीवी, और दो कैसे हैं? जड़े परजीवी। इसके बाद में जो आगे हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। तो हम देखते हैं पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। तो पत्तियों की बनावट के आधार पर देखते हैं तो दो प्रकार के होंगे, एक चौड़ी पत्ती वाले, एक और से होते हैं सक्रिय पत्ती वाले। अब चौड़ी पत्ती वाले जो बीड है, मतलब इन खरपतवारों की पत्ती कैसी होती है? चौड़ी होती है, और इनकी पत्ती कैसी होती है? सक्रिय पत्तियां होती है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करूं मैं तो जैसे मान लो कि बथुआ है, कृष्णनील है, हिरणकुरी है। अब इनकी पत्ती कैसी होती है? चौड़ी होती है। और चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं इनको नष्ट करने के लिए हम 2,4-D आती है। कौन सी? खरपतवारनाशी। कौन सा है? खरपतवारनाशी काम में लेते इसके लिए, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। इसके बाद में आता है सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार। इनकी पत्ती कैसी होती है? सक्रिय पत्तियां होती है। और जैसे कि बात करूं मैं, जैसे उदाहरण के लिए बात करूं मैं, कांस, और आता है आपकी इसमें गेहूंसा, फेडरिस माइनर। अब इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम जो खरपतवारनाशी काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं कौन सा?
आइसोप्रोट्यूरान। कौन सा काम में लेंगे? आइसोप्रोट्यूरान क्या आती है? खरपतवारनाशी आती है, वो काम में लेते हैं। इसके लिए सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, या मुख्य रूप से पूर्णता किसके लिए? गेहूं सा खरपतवार जो फेलेरिस माइनर है, इसके नियंत्रण के लिए। कई बार एग्जाम्पल में पूछा भी गया है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? तो चौड़ी के लिए कौन सा आएगा? 2,4-D। और सक्रिय पत्ती वाले के लिए कौन सा आएगा काम में? आइसोप्रोट्यूरान। तो ये तो हो गया पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं, चौड़ी पत्ती वाले और सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार। इसके बाद में जो अगला वर्गीकरण हम देखते हैं वो आता है मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। तो वो देखते हैं हम कितने प्रकार से? 4 प्रकार से देखते हैं कि जलवायु व मृदा के आधार पर जो खरपतवारों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से किया गया है। जैसे जलमग्न भूमियों के, शुष्क क्षेत्र के, कृषि क्षेत्र के और अकृषि क्षेत्र के खरपतवार होते हैं। अब इनमें हमें किसे पढ़ना है कि जलमग्न भूमियों की, सीधी सी बात है, जलमग्न मतलब जल में डूबे हुए खरपतवार, मतलब ऐसे क्षेत्र या ऐसे खरपतवार जहां नमी की मात्रा अधिक होती है, जहां खेत में हमेशा पानी भरा हुआ रहता है, वहां क्या रहते हैं? खरपतवार पाए जाते हैं। उसे कहते हैं जलमग्न भूमियों के खरपतवार। जलमग्न और जल में डूबे हुए खरपतवार। जैसे बाथरूम में इसके लिए जो जलमग्न में आता है वो आता है जलकुंभी। कौन सा आता है? जलकुंभी। जलकुंभी एक होता है जंगली धान, मतलब ये ऐसे खरपतवार हैं जहां पानी अधिक होता है या पानी खेत में हमेशा भरा हुआ रहता है, वहां पाए जाते हैं। जैसे नहरों के किनारे या तालाबों के किनारे या निचले खेतों में जहां हमेशा क्या होता है? पानी भरा हुआ रहता है, वहां कौन से होते हैं? जलमग्न भूमियों के खरपतवार। कौन से होंगे? जलकुंभी, जंगली धान। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे वाला आता है शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। कौन से आते हैं? शुष्क क्षेत्र के खरपतवार, मतलब ऐसे खरपतवार जहां नमी की मात्रा बिल्कुल भी न के बराबर होती है। कैसे होती है? न के बराबर, मतलब नमी वहां रहती नहीं है। क्षेत्र कैसे हैं? सूखे क्षेत्र हैं। कैसे हैं? सूखे क्षेत्र हैं। तो ऐसे खरपतवारों की विशेषता होती है कि इनकी पत्तियां पत्तियां क्या होती है? बहुत कम होती है। पत्ते कैसी होती है? बहुत ही कम होती है। जड़ें क्या होती है? गहर जाती है, और गहर जाकर के मृदा से नमी को अवशोषित करती है। जैसे बाथरूम में इसके लिए आता है जैसे झरबेरी। कौन सा आता है? झरबेरी। और साथ में आता है जवासा, या आता है बांसुरी। तो ये कौन से खरपतवार हैं जो मृदा में अधिक गहराई में क्या किया जाता है? इनकी जड़ें जाती है। पत्तियां क्या होती है? न के बराबर या बहुत ही कम होती है और मोटी होती है। वो कौन से होते हैं? शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। फिर आते हैं कृषि क्षेत्र के खरपतवार, जो मतलब फसल के साथ ही अंकुरित होते हैं और फसल के साथ ही अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, जो अधिकांशतः उपज करते हैं, कमी करते हैं। और ये खरपतवार लगभग, जैसे बथुआ है, हिरणकुरी है, चौलाई वगैरह है, जनचौलाई वगैरह होती है, ये लगभग 30 से 33% उपज क्या करते हैं? कमी करते हैं। वो कौन से होते हैं? कृषि क्षेत्र के खरपतवार। इसके बाद में चौथा आता है अकृषि क्षेत्र के खरपतवार। जैसे बात करूं में जो मतलब सड़क किनारे या रेल मार्ग किनारे क्या होते हैं? स्थिति होते हैं, वो कौन से आते हैं? अकृषि क्षेत्र के खरपतवार। तो ये हो गए 4 प्रकार के, जलमग्न भूमियों के, शुष्क क्षेत्र के और कृषि क्षेत्र के और अकृषि क्षेत्र की। जो अकृषि क्षेत्र के जो खरपतवार आते हैं, उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम पैराक्वाट या ग्लाइफोसेट नामक खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। तो ये तो पढ़ लिया हमने वर्गीकरण किसके आधार पर? मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद में देखते हैं हम मृदा शोरीकरण, जो किसे कहेंगे? मृदा शोरीकरण। अगर बात करें इसकी, हम मृदा शोरीकरण की बात करते हैं
तो मृदा सोरीकरण का सीधा सा अर्थ है मृदा सोरीकरण। जैसे मान लो कोई भी एक अपने मृदा होती है, ये अपना पूरा खेत है और इस खेत की जो मृदा है, इस खेत की जो मृदा है उसको अप्रैल या मई माह में, कब? अप्रैल या मई माह में। समझो एक बार कि ये खेत है, इस खेत की जो मृदा होती है उसको अप्रैल या मई माह में, अप्रैल या मई माह में जब उसमें क्या होगी, नमी होगी, इसे नमी युक्त करने के बाद में प्लास्टिक की शीट से, प्लास्टिक की शीट से इस पूरे खेत को ढक देंगे, खेत को ढक देंगे प्लास्टिक की शीट से। अब जैसे ही प्लास्टिक की शीट से मृदा को हम ढक देते हैं तो मृदा के जो नीचे जो तापमान है, मृदा के नीचे का तापमान लगभग 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही मृदा के नीचे तापमान बढ़ता है, मृदा का तापमान बढ़ने के बाद में जो भी खरपतवारों के जो बीज थे जो अंकुरित हो रहे थे वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसे कहते हैं मृदा सोरीकरण। मतलब फसल बोने से पहले हम क्या करते हैं, मृदा का सोरीकरण करते हैं। तो छोटा सा कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि मृदा सोरीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि अप्रैल या मई माह में खेत को नमी युक्त करने के बाद में या नमी वाली अवस्था में उस खेत को प्लास्टिक की शीट या पॉलिथीन की थैली से क्या उसको ढके देते हैं और ढकने के बाद में मृदा की जो नीचे का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। उस शीट के नीचे तापमान बढ़ता कितना, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान बढ़ने से क्या होगा, जो भी खरपतवारों के जो बीज हैं वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये होता है मृदा सोरीकरण। तो हमने आज की क्लास में पढ़ा है कि फसल से बंधे खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, तो CLOS से देना आपको। फिर हमने पढ़ा है कौन सा, पत्तियों की बनावट के आधार पर चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले खरपतवार। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा है मृदा व जलवायु के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। वो कहता हमने 4 प्रकार से, जलमग्न भूमियों के और शुष्क क्षेत्र के, कृषि के, अकृषि के खरपतवार। इसके बाद पढ़ा हमने मृदा सोरीकरण। जो बाकी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।